दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं अपने चैनल साहित्य सोनकर सौमित्र में एक ऐसे दलित साहित्यकार की चर्चा करूंगा जो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी एक चर्चा का विषय है। उनकी पुस्तकें भारतीय विश्वविद्यालयों में तो चलती ही हैं, विदेश के विश्वविद्यालयों में भी चल रही है। और दलित साहित्यकारों में उनका एक बहुत बड़ा चर्चा है। और उनकी पुस्तकें ही नहीं, उनके पुस्तकों पर लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। लगभग वे 2.5 दर्जन पुस्तकों के आसपास पहुंचे हैं, लेकिन प्रकाश में अभी लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें ही आई हैं। और वे एक ऐसे चर्चित दलित साहित्यकार हैं जो हमारे खटिक समाज से जुड़े हुए हैं। आज भी वे सेवा में हैं, सर्विस में हैं, एम्प्लॉइज हैं। लेकिन इतने कम समय में शिक्षा जगत में, साहित्य जगत में आम जनता जो उनकी पुस्तकें पढ़ी है उनके बीच में और रिसर्च स्कॉलरों के बीच में जैसा वो स्थान बनाए हुए हैं, वैसा उन गिने चुने दलित साहित्यकारों में से हैं, साहित्यकारों में से हैं जो अपने को नामचीन समझते हैं या हैं। भारतीय साहित्य में स्थान बनाना, और वो भी एक दलित का, और भारतीय साहित्यिक परंपरा से हटकर नई परंपरा दलित साहित्य, जिसको 90 के दशक में लोग साहित्य मानने से भी इनकार कर देते थे, और दलित साहित्यकारों को साहित्यकार मानने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, पुस्तकें पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों, चाहे अन्य तमाम साहित्यकार जिनका नाम गिनाया जा सकता है। लेकिन आज वे ही दलित साहित्यकार हैं जिनकी चर्चा सड़क से लेकर के संसद तक होती है। तो उस पर न जा करके और इस दलित साहित्य पर मैंने प्रगतिशील लेखक संघ जौनपुर की तरफ से जो एक आयोजन किया था 1996 में, भारतीय साहित्य में दलित साहित्य का हस्तक्षेप, जिसमें हमारे सवर्ण साहित्यकार, खुद प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए लोग कह रहे थे कि ये दलित साहित्य क्या होता है। उस समय दलित विमर्श जरूर चल रहा था, स्त्री विमर्श अवश्य चल रहा था, लेकिन साहित्य विमर्श, दलित साहित्य विमर्श स्थान पकड़ रहा था, लेकिन लोग हाच पाच में थे। आज वही दलित साहित्य एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है और भारतीय साहित्य के मुकाबले में बिल्कुल आमने सामने खड़ा है। तो उन्हीं साहित्यकारों में आइए, मैं जिस साहित्यकार की चर्चा करने जा रहा हूं वो साहित्यकार हैं दलित साहित्यकार, और वो भी खटिक समाज से, भाई माननीय रूप नारायण सोनकर जी। आज मैं उन्हीं पर एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा, क्योंकि विस्तृत चर्चा समय को देखते हुए, वीडियो का समय देखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता।
तो आइए देखिए, थोड़ा सा उनके बायोग्राफी पर भी जाऊंगा, क्योंकि आपको जानना भी चाहिए कि आखिर रूप नारायण सोनकर जी जो दलित साहित्यकार हैं, दलित उपन्यासकार हैं, एक कवि हैं, अच्छे लेखक हैं और अपनी आत्मकथा के लिए जाने जाते हैं। मैं उनके विषय में आज बात करने जा रहा हूं। मुझे गर्व है कि वे हमारे समाज से हैं और इस देश के दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय का वे प्रतिनिधित्व करते हैं अपने साहित्य में। और यहाँ तक कि इस देश की जो आर्थिक समस्या है उसके समाधान पर उनकी चर्चित उपन्यास सुअरदान आ चुका है। तो आइए पहले मैं उनके विषय में बताना चाहता हूं कि आखिर भाई रूप नारायण सोनकर जी क्या हैं। और बता दूं कि रूप नारायण सोनकर जी के पिताजी भाई एमपी सोनकर जी रहे हैं और उनके दादा जो थे दुर्गा प्रसाद सोनकर जी रहे। इनका जो इन है जन्म 4 अप्रैल 1962 का है। इनके जो शिक्षा है वो बीए है, एलएलबी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बाद में उन्होंने आगे भी शिक्षा जारी रखी। उनको एमफिल, पीएचडी और डीलिट मिल चुका है। उनका जो निवास है मुख्य रूप से वह ग्राम नसोनिया, पोस्ट डिप्सुआ और तहसील बिंदकी, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। लेकिन इस समय जहां वे इस समय सेवा में हैं, पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, वो नया जो निवास उनका है वो दून न्यू कॉटेज, स्प्रिंग रोड, मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड में। अब वे मुख्य रूप से अपने को देहरादून का, उत्तराखंड का निवासी पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हैं। अब उनका जो सेवा है वो पीसीएस रैंक का, एलाइड पीसीएस रैंक के हैं। वो निबंधन अधिकारी हैं ऊधम सिंह नगर में, ये काशीपुर में पड़ता है उत्तराखंड में। वहाँ ये पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं और अब वहीं से स्वतंत्र रूप से अपना सब कुछ देख रहे हैं। इसके साथ ही जो उनकी पुस्तकें हैं, पुस्तकें पहले तो वे हर तरह के, हर विषय पर लिखने वाले लेखक हैं। वे नाटक भी लिखे जिसका काफी मंचन हो चुका है। उनका जो सबसे पहले नाटक आया 12 नाटकों का संग्रह 1999 में, वो विषधर के नाम से आया, जिसका लोकार्पण शीला दीक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली ने किया। दूसरा उनका नाटक संग्रह था रहस्य, जो 2001 में आया और इसका लोकार्पण माननीय बीपी सिंह ने। एक तीसरा नाटक जो 2003 में आया उसका नाम था एक दलित डिप्टी कलेक्टर, जिसका लोकार्पण जो है विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया।
उनका अगला जो नाटक संग्रह निकला वो छायावती था, और उसके बाद महानायक नाम से नाटक संकलन अगला आया। तो इस तरह इनकी जो 4-5-6 पुस्तकें थी वो नाटक पे थी, और नाटक शैली जो कभी काफ़ी लोकप्रिय थी जनता में। भले आज थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन कम नहीं हुआ है, स्वरूप बदल गया है। वह मंच पे नहीं, बल्कि अब वो यूट्यूब पर अपने विशेष एपिसोड के रूप में आ रही है, चाहे किसी का भी हो। और मैं इस मीडिया की, सोशल मीडिया की बात करूं तो बहुत कुछ आपके सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया पर ही आज बात कर रहा हूं आपसे और जानकारी दे रहा हूं भाई रूप नारायण सोनकर के विषय में। और अगली पुस्तक जो उनकी कहानी संग्रह आई वह जहरीली जड़ें थी। इसका लोकार्पण प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चर्चित लेखक भाई नामोर सिंह ने किया था। नामोर सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। इसी के साथ अगला जो एक उनका नाटक संग्रह आया वो समाजद्रोही के नाम से आया। और इसका लोकार्पण नामोर सिंह ने ही किया 2006 में। नागफनी आत्मकथा आई उनकी, जो बहुत चर्चित रही है भारत में और आज भी चर्चित है नागफनी। इसका भी लोकार्पण नामोर सिंह ने 2008 में किया। इस तरह उनकी जो अगली पुस्तक आई वो जहरीली जड़ें का अंग्रेजी अनुवाद पॉइजनस रूट्स के नाम से। और यह जो जहरीली जड़ें हैं, यह कथा संग्रह है। ये पॉइजनस रूट्स का लोकार्पण उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री 2006 में एनडी तिवारी जी ने किया। नेक्स्ट उपन्यास 2009 में आया, उसका नाम है डंक। और डंक का लोकार्पण डॉक्टर बिंदेश्वर ने 2010 में किया। एक चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर बिंदेश्वर। अब अंत में 2010 में एक उपन्यास आया जो सबसे ज्यादा चर्चित हुआ, वह है सुअरदान। इस पर इतना चर्चा चली और इस सुअरदान के विषय को टोटली राकेश रोशन ने चुराकर क्रिस 3 बनाया, फिल्म बनाया। क्रिस 3 आप जानते ही हैं, यह बहुत बड़ा, बहुत चली हुई फिल्म रही। लेकिन जब रूप नारायण सोनकर जी ने देखा कि क्रिस 3 एकदम उसका प्लॉट, उसका विषय, उसका विचार, जैसे जिस नामों से जो पात्र थे उसी नाम से राकेश रोशन ने इसको उपयोग किया। एक ही अच्छी बात रही कि इस समय तक यह पुस्तक सुअरदान उपन्यास कई विश्वविद्यालयों में चल रही थी, कोर्स में स्वीकृत थी, और क्रिस 3 उसके बाद आई। इस पर एक लंबा मुकदमा, करीब करीब मुझे लगता है कि 4-5 साल। सही जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं उसको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। और अंत में इनके बहुत सारे एडवोकेट बिक गए, राकेश रोशन ने खरीद लिया, और यहां तक कि इलाहाबाद के न्यायालय में भी
तत्कालीन न्यायाधीश ने भी बहुत इनको प्रेस किया कि आप इसकी रॉयल्टी ले लीजिए, जो आप मांग रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, लेकिन आप अपना नाम हटा दें। लेकिन एक सवाल था वहां कि ये बहुत सी विश्वविद्यालयों में स्वीकृत हो चुकी थी और कोई भी लेखक ऐसा कर नहीं सकता कि अपना जो रचना है वो किसी को बेच दे। और इस पर रूप नारायण सोनकर ने बहादुरी के साथ पेश किया और अंततः न्यायाधीश एक तरह से कहिए रुष्ट होकर के वह मात्र जहां मिनिमम 60 लाख रुपए का देना चाहिए था, मात्र 15 लाख पर निर्णय किए इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो खैर यह बात वहीं की वहीं रह गई और कितना इनको तकलीफें झेलनी पड़ी, मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा रूप नारायण जी को। और इसके साथ ही यह पुस्तक सुवरदान, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुकी है। इसके बाद इनकी एक फिल्म कफन आई, कफन पुस्तक इसका पर टेलीफिल्म है और इसका अभिनय भी कई बार हो चुका है। रूप नारायण सोनकर जी की जो अभी हाल ही में पुस्तक आई है वह है गटर का आदमी और काफी चर्चित हुई है। इसके बाद आपने कोरोना काल में देखा कि हमारा गरीब तबका, मजदूर तबका जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर था, सरकार की बद इंतजामी की वजह से अपना परिवार, बच्चे और कुछ जो सामानें हो सकी उसको लेकर के दक्षिण भारत से 2000, 1500, 1000 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर किसी तरह पहुंचे। और जो परिस्थितियां उस समय हमारे इस देश के लगभग 30% लोगों के साथ घटी, उसका आंखों देखा हाल इस पुस्तक 1600 किलोमीटर में और इस समय काफी लोगों द्वारा पढ़ी जा रही, पूरे विश्व में पढ़ी जा रही। इसका जल्द ही अंग्रेजी अनुवाद भी आने वाला है। साथ ही में जो आज की जो तत्कालिक पुस्तक 2024 में आई है वह है सीएम ऑफ द विलेज। यह पुस्तक प्रकाश में आ चुकी है और माननीय रूप नारायण सोनकर जी इस भारत के उन सैकड़ों चर्चित साहित्यकारों में से हैं, बल्कि नामचीन साहित्यकारों में से हैं। अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि या अन्य जो हमारे बीच में नहीं है और वर्तमान में जयप्रकाश करदम सहित जो दर्जनों दलित साहित्यकार हैं इस देश में, एक अच्छा स्थान दलित साहित्य ही नहीं बल्कि पूरे साहित्य और शिक्षण संस्थानों पर बनाए हुए हैं और इनकी पुस्तकें जहां स्वीकृत हो चुकी हैं, उसमें रूप नारायण सोनकर जी की पुस्तक सुवरदान और नागफनी एक चर्चित लेखनी के रूप में विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और इस पर रिसर्च भी हो रहे हैं। और यही नहीं, भाई रूप नारायण सोनकर पर अन्य पुस्तकें भी आ चुकी है। एक पुस्तक जो आई है वह रूप नारायण सोनकर की साहित्य साधना और दूसरी पुस्तक है उपन्यासकार रूप नारायण सोनकर। और इन पुस्तकों के लेखक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर तेजस कुमार ए अमीन हैं। आप इनको गूगल पर प्राप्त कर सकते हैं और गूगल के अलावा अमेजन से यह पुस्तकें आप मंगा सकते हैं।
और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने लोगों की पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है। एक जागरूकता जरूर आई है इधर 80 के दशक के बाद, मान्यवर कांशीराम के अथक प्रयास के बाद, कि लोग बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ना तो शुरू कर दिए हैं, जान रहे हैं और बड़े स्तर पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब को लोग जानने लगे हैं। लेकिन अब बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए जो दलित साहित्यकार हैं, उनके पुस्तकों पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। वे समाज के विषय में क्या सोच रहे हैं, समाज की प्रगति के विषय में क्या सोच रहे हैं, समाज की राजनीतिक चेतना के विषय में क्या सोच रहे हैं, समाज के आर्थिक विकास के विषय में क्या सोच रहे हैं, उनकी अपनी क्या राय है, उनका क्या दर्द है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो पूरे भारत के दलितों की जो परिस्थितियां हैं वो आपके आंखों के सामने आ जाएगी, क्योंकि वह समस्या मात्र आप ही के साथ नहीं है, लेकिन भारत के कोने कोने में है और भारत के बाहर भी है। इसलिए इन सचेतक लेखकों का आपके पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। उसमें रूप नारायण सोनकर जी को भी बेहतरीन तरीके से जानने के लिए उनका चर्चित उपन्यास सुवरदान, नागफनी और जहरीली जड़ें, इन सारी चीज़ों को आप जरूर पढ़ें, जैसे आप ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ते हैं और जयप्रकाश करदम जी को पढ़ते हैं और अन्य इस देश के मूलचंद सोनकर जी को आप पढ़ते हैं। आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप अपने अपने जगह, चाहे जिस प्रदेश से मेरी बात आप लोग सुन रहे हों, आप दलित साहित्यकारों की पुस्तकों के एक पुस्तकालय जरूर रखिए या अपना निजी पुस्तकालय रखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूँ। आपका मित्र सोनकर स्वामी।